हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे 5वां भाग। कम समय में ही, लेकिन आपने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। द्वाराचार की रस्म के बाद आशुतोष ने राजकिशोर जी से मिलते हुए कहा। उसने खुले दिल से राजकिशोर जी की व्यवस्था की तारीफ की। धन्यवाद आपका, जो आपको हमारी व्यवस्था पसंद आई। राजकिशोर जी ने भी मुस्कुराते हुए आशुतोष की बात का जवाब दिया। चलिए अब वरमाला की रस्म पूरी कर ली जाए, आशुतोष ने कहा। जी जरूर, आप विराजे, तब तक हम अश्विनी को लेकर आते हैं। वैसे रणविजय जी नहीं दिख रहे हैं। राजकिशोर जी ने अपने सारे संबंधियों का उचित सत्कार करते हुए जब रणविजय को वहां नहीं पाया तो पूछा। शादी के बाद हम सीधे दुल्हन को लेकर दिल्ली निकल जाएंगे, इसलिए रणविजय होटल में सब चेकिंग करने के लिए रुक गया है। ईशानी भी उसके साथ ही हैं। वो दोनों अब थोड़ी देर में आते ही होंगे। वरमाला से पहले चले आएंगे, आशुतोष ने मुस्कुराते हुए राजकिशोर जी को आश्वस्त किया। हाँ, उनका आना तो बहुत जरूरी है। वैसे भी उनके बिना कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। राजकिशोर जी ने भी मुस्कुराते हुए अपने जिंदादिल होने का परिचय दिया। राजकिशोर जी की बात पर आदित्य, अभिनव, नव्या, अदम्य, शालू और अंजलि मुस्कुरा दिए। आशुतोष ने अन्य बारातियों को स्टेज के पास सामने लगे हुए कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। धीरे धीरे सभी अपनी जगह पर बैठ गए। शिवम स्टेज की ओर चला गया। शिवम, माहिर और देव के साथ ही शिवी, शिवन्या, शिवांगी और शुभांगी थी। क्या हुआ, इतने गौर से क्या देख रहा है? अधिराज जी को चुपचाप कुर्सी पर बैठकर स्टेज की ओर देखते हुए देखकर रणधीर जी ने अधिराज के कंधे पर हाथ रखा। वही कुछ ख्वाब जो पूरे ना हो सके, कुछ हसरतें जो अधूरी रह गई। अधिराज जी ने फीके से मुस्कुराते हुए रणधीर जी की तरफ देखा। वाह वाह, क्या बात है! रणधीर जी ने खुले दिल से तारीफ की। इस बुढ़ापे में तुझे शेरो शायरी का शौक चढ़ा है। भाभी जी कहाँ है? जरा उन्हें भी उनके पति के इस नायाब नए हुनर का पता चलना चाहिए। रणधीर जी ने इधर उधर नैना जी की तलाश में नजर बढ़ाते हुए कहा। शांति से बैठ जा, बुढ़ापे में नजर कमजोर हो गई है, इतनी आसानी से नजर नहीं आएंगी। नैना जी नव्या के साथ वहां बैठी हुई है, अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रणधीर जी अधिराज जी की बगल वाली चेयर पर बैठ गए। अब कौन सा ख्वाब तेरा पूरा होने से बाकी रह गया और कौन सी हसरत है तेरी अधूरी रह गई? रणधीर जी ने अधिराज जी की बातों में छुपे हुए दर्द को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने चश्मे से नजर उठाते हुए अधिराज जी से पूछा। बस एक ख्वाब था। कितने ख्वाब इन बंद पलकों के भीतर रोज बनते हैं, पर क्या ये जरूरी है कि सारे ख्वाब पूरे हो ही जाए? सपने तो टूटने के लिए ही होते हैं। वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके सारे सपने पूरे हो जाए। इसलिए जो सपने पूरे ना हो सके, उनके बारे में सोचना भी क्या है? अधिराज जी ने बात टालना चाहा। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अब तेरा कौन सा ख्वाब अधूरा रह गया? पूरी जिंदगी हम दोनों ने मिलकर रोल्स राजपूताना के लिए मेहनत की, अपना घर परिवार संभाला। जिस तरह से हमारा रॉयल्स राजपूताना आज दुनिया की टॉप 1 कंपनी में है, उसी तरह से हमारा घर परिवार भी दुनिया के सबसे बेहतरीन परिवार में से एक है। लोग हमारे परिवार की, हमारी दोस्ती की, हमारी घर और बिजनेस की मिसाल देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा था जो कि अधूरा रह गया है। पूरी जिंदगी हम लोगों ने इन्हीं सपनों के भाग पीछे भागते भागते सोना छोड़ दिया था, और अब रिटायरमेंट में के बाद चैन से आराम कर रहे हैं। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सा सपना तेरा बाकी रह गया। कोई नया सपना देखा था क्या?
जिसकी मुझे जानकारी नहीं, वरना इस उम्र में आकर जहां लोग पोते पोतियों के ब्याह का सपना लिए हुए ही गहरी नींद में सो जाते हैं, तू अपनी आंखों से उस सपने को हकीकत में बदलता हुआ देख रहा है। तेरे इकलौते पोते की शादी है, अब कौन सा ख्वाब तेरा पूरा नहीं हुआ और कौन सी हसरत बाकी रह गई। रणधीर जी छोड़ने वालों में से नहीं थे, ये बात तो तू सच कह रहा है। हम इस मामले में किस्मत के बहुत धनी थे, हमने जो चाहा वो पाया। हमने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि अपने बच्चों के सपनों में भी खुश दिली के साथ हकीकत में रंग भरा। पर फिर भी एक सपना अधूरा रह गया, वही ख्वाब जो कि सिर्फ मेरी ही आंखों ने नहीं, तेरी आंखों ने भी देखा था, और एक हसरत जो हम दोनों की थी, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। अधीराज जी ने जवाब दिया, ये बात तो तू सही कह रहा है, यह एक सपना ही रह गया, ये हसरत अधूरी ही रह गई। कितना चाहा था हम लोगों ने कि नव्या की डोली तेरे घर से उठकर मेरे घर आए या फिर शिवी की डोली तेरे घर चली जाए, लेकिन ना ये हसरत पूरी हुई और ना ही यह सपना पूरा हुआ। पर अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। रणधीर जी थोड़ी मायूसी के साथ बोले, हाँ, जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, हमें तो बस उसे उसी तरह से ही स्वीकार करना होता है। पर इस बार मन में एक अफसोस सा रह गया, ये हमने अपनी तरफ से भी कोशिश कुछ नहीं की। अधीराज जी का पछतावा खुलकर सामने आ रहा था। ये पछतावा तो रणधीर जी के भी मन में था, लेकिन उन्होंने अधीराज जी को संभालना चाहा। हम अपनी कोशिश में भी क्या कर सकते थे। अब बच्चे बड़े ही नहीं बहुत बड़े हो गए हैं, खुद बाप बन गए हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छे से सोचते हैं। बच्चों को भी उनके फैसलों से कोई एतराज नहीं होता, उनकी शादी से लेकर हर फैसला करने का हिम्मत और अधिकार रखते हैं। और वैसे भी इस बार तो आशुतोष ने तो कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया। मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि आखिर आशुतोष को अचानक से शिवम की शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई। रणधीर जी को हैरानी थी, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उस दिन घर में बम फोड़ा कि वह शिवम की शादी कर रहा है, और फिर आनन फानन में उसे लड़की भी मिल गई। पता नहीं क्यों मेरा मन ही इस चीज को लेकर मान नहीं रहा था। आखिर लड़की कोई राह चलते नहीं मिल सकती, शादी भी बहुत सोच समझकर करने वाला फैसला होता है। इसी फैसले से दो लोगों की पूरी जिंदगी जुड़ी होती है, और अभी भी जैसे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अधीराज जी ने भी रणधीर जी की बातों से सहमत होते हुए अपने मन का डर जाहिर कर दिया। ये बात तो तेरी ठीक है, हमारी तरफ से सारे फैसले बहुत तेजी से आशुतोष ने लिए, लेकिन राजकिशोर का पूरा परिवार भी हमारा जाना पहचाना ही है, इस कारण हम कुछ कह भी ना सके। परिवार वाली प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इस परिवार को तो हम बरसों से जानते हैं, लेकिन यहाँ की तैयारी देखकर लग रहा है जैसे कि राजकिशोर जी शादी करना ही चाहते थे, वरना हमारे तरफ से तो इतनी जल्दी शादी की नहीं थी। रणधीर जी ने आसपास देखते हुए कहा, जितनी जल्दी से आशुतोष लड़की पसंद करके आया और शिवम ने भी उसके फैसले के आगे बिना कुछ कहे सर झुका दिया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इन दोनों बाप बेटे के मन में चल क्या रहा है। मुझे अभी भी इस शादी को लेकर मन में कोई उत्साह महसूस ही नहीं हो रहा, वरना मेरे इकलौते पोते की शादी थी, मैं तो खुशी से नाच उठता। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई गलती करने जा रहा हूँ। अभी भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आशुतोष ने राजकिशोर पर दबाव बनाया या फिर राजकिशोर पहले से ही इस शादी के लिए तैयार था। आखिर क्या सोचकर राजकिशोर सिंह इस शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गया कि उसने इतनी जल्दी बेटी की शादी की तैयारी कर दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पूरी तरह से तैयार बैठा था,
इस शादी के लिए ऊपर से यह ऐसी व्यवस्था, कहीं भी कोई चीज की कमी नहीं। इसने तो हमें पूरी तरह से चकित करके रख दिया है। अधिराज जी परेशान थे। ज्यादा परेशान मत हो, हम कोई गलती नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम बच्चों की खुशी में खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं। तू तो जानता ही है ना, हम लोगों ने जबरदस्ती रणविजय और नव्या की शादी करनी चाहिए थी, जिसका नतीजा क्या निकला। खैर, जो हुआ तो अच्छा ही हुआ। नव्या अभिनव से प्यार करती थी। आज अभिनव के साथ अपने दोनों बच्चे माहिर और माहिरा के साथ खुश है। अपने घर में भी देख ले, मैंने अपनी झूठी जिद में ईशानी को अपनाना नहीं चाहा था। मेरे बच्चों को काफी कुछ झेलना पड़ा, लेकिन ईशानी काफी समझदार लड़की है। उसने तो जितना दुख झेला, उतना दुख तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, पर फिर भी उसने बिना किसी शिकवा शिकायत के हमारे घर परिवार को संभाल लिया। तू भी मन छोटा मत कर। अगर आशुतोष ने यह फैसला लिया है और शिवम ने उसके फैसले के आगे सर झुकाया है, तो निश्चित रूप से ही आशुतोष का फैसला सही ही होगा। अश्विनी भी सब संभाल लेगी। रणधीर जी ने अधिराज जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। बाकी अनन्या से उम्मीद टूटने के बाद अब किसी से उम्मीद भी नहीं रहती। अधिराज जी ने बुझे बुझे शब्दों में जवाब दिया, सभी लड़कियां अनन्या नहीं होती। ईशानी को ही देख ले, अंजलि को ही देख ले। उम्मीद पर दुनिया कायम है मेरे भाई। उम्मीद का दामन तो मरते समय भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता भविष्य में कुछ ऐसा बन जाए कि मेरे घर से उठी हुई डोली तेरे घर चली जाए, या फिर तेरे घर से डोली उठकर हमारे घर चले आए। भले हम देखने के लिए ना रहेंगे, लेकिन हमारा आशीर्वाद तो सदैव हमारे बच्चों के साथ रहेगा। रणधीर जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अधिराज जी को सामान्य करने की कोशिश की। अच्छा, ईशानी से याद आया, वो मुझे बारात निकलते वक्त दिखाई पड़ी थी, उसके बाद दिखाई भी नहीं पड़ी। ईशानी कहाँ है? अधिराज जी ने पूछा। मुझे क्या पता, मुझे तो तेरे साथ ही रणविजय ने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद खुद कहा कि वो अगली गाड़ी से ही ईशानी को लेकर आएगा, पर अभी तक ना ही मुझे ईशानी दिखी है और ना ही रणविजय। रणधीर जी ने इधर उधर देखते हुए बताया। तभी उन्हें अभिनव दिख गया। इधर सुनो अभिनव। उन्होंने अभिनव को आवाज लगाई। जी अंकल। अभिनव तुरंत आया। रणविजय कहाँ है? रणधीर जी ने पूछा। जवाब में अभिनव ने मुंह बना दिया। किया हुआ मुंह क्यों बना लिया? रणधीर जी ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ नहीं अंकल, दूल्हे का इकलौता फूफा मैं हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। लेकिन दूल्हे के सारे चाचू को छोड़कर भी सब उसके रणविजय चाचू के बारे में पूछ रहे हैं। खुद दूल्हा भी 4 बार मुझसे अपने रणविजय चाचू के बारे में पूछ चुका है। मुझे तो लगता है कि रणविजय ने अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ही देरी करी है। अभिनव नर कुछ मुस्कुराते हुए बताया। हाँ तो, जो इम्पोर्टेंट के लायक होता है, उसे हर जगह इम्पोर्टेंट खुद ब खुद मिल ही जाती है। तुम बस इतना बताओ कहाँ है रणविजय? कहीं लड़कियों वालों के साथ मिलकर उनका इंतजाम तो नहीं करवा रहा? अब की बार अधिराज जी बोले। नहीं नहीं अंकल, लड़की वालों ने तो खुद पहले से ही इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी में शादी फाइनल हुई है। मुश्किल से 6 दिन से भी कम समय में। रणविजय तो होटल में सारे सामान चेक कर रहा था, किसी का कुछ छूटा तो नहीं। यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली निकलने का प्लान है इन लोगों का, और फिर कल शाम को दिल्ली में एक ग्रैंड रिसेप्शन प्लान है इन लोगों का। उसकी भी तैयारी उसी को देखनी है। शायद इन्हीं सब चीजों में वो बिजी होगा जैसे ही आता है। मैं आपको बताता हूँ, उसे बोल दूंगा कि वह आपसे मिल लेगा, अभिनव ने कहा।
अभिनव की बात सुनकर अधिराज जी और रणधीर जी कुछ शांत हो गए। अभी जयमाल में कितना टाइम है? आखिर इतनी देर क्यों हो रही है? अधिराज जी ने पूछा। बस दुल्हन का इंतजार हो रहा है पापा। उसका भाई उसे लेने गया है। लेकर आता ही होगा, अभिनव ने कहा। ठीक है, जल्दी करने के लिए बोल दो। मुझसे ज्यादा देर तक बैठा नहीं जा रहा। मैं यहीं पर कुछ देर आराम करना चाहूंगा, अधिराज जी ने उससे कहा। ठीक है, अभिनव आगे बढ़ गया। अभिनव ने राजकिशोर जी से जयमाल शुरू करने के लिए कहा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। बुढ़ापे के कारण ज्यादा देर तक उन्हें कुर्सी पर बैठना भी ठीक नहीं है। मैं देखकर आता हूँ कि अभी तक अश्विनी क्यों नहीं आई। राजकिशोर जी अपने घर के तरफ बढ़ गए, जहाँ की एक अलग ही हंगामा मचा हुआ था और एक दूसरा हंगामा अभी यहाँ पर शुरू होने वाला था। स्टेज पर शिवी के साथ शिवम मौजूद था। शिवी नाराज सी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी और शिवम भी उसकी नाराजगी को समझ रहा था। क्या कारण था शिवी की नाराजगी का जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।